हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, हम स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। और स्कीम जो होती है हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब हम यूपीएससी का एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं, चाहे हम किसी यूपी स्टेट, अपना फिलहाल तो हम इसी पर फोकस करें, लेकिन स्टेट कोई भी अदर स्टेट हो, हर एग्ज़ाम्स में आती है, ठीक है। और जैसे कि हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर भी आती है। वहाँ पर ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये स्कीम कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी, किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो हमको ये स्कीम जो है इग्नोर नहीं करनी होती है। और वैसे भी इतनी सारी स्कीम है तो हम एक साथ कवर नहीं कर सकते, तो हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी स्कीम पढ़ेंगे। आज मैं जो है आपको 2 स्कीम कवर कराने वाली हूँ। छोटी सी वीडियो होगी, फास्ट मोड पर आप इसको करके देख सकते हैं। बाकी चैनल हमारा सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को शेयर भी करना, ठीक है। हाँ जी, तो आज की हमारी पहली स्कीम होगी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। और ये योजना लाई कब गई थी? 2015 में आई थी। क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि ये योजना जो है कौन सी योजना को रिप्लेस करके लाई गई थी, कौन सी योजना इसके अंतर्गत थी पहले, और उसका नाम बदला गया था। तो इसका जो सबसे पहले थी, इसका जो रिप्लेसमेंट स्कीम थी, उसका नाम था गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1919, यानी कि स्वर्ण जमा योजना 1999 वाली थी। और इसको 2015 में चेंज करके जो है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम उसका नाम दे दिया था, ठीक है। और योजना के प्रकार क्या है कि बेकार पड़े सोने को बैंकिंग प्रणाली में लाने की योजना, ठीक है। अब इसका क्रियान्वयन कौन करता है? जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है वो करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं वो करेंगे। आरआरबीज का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो आरआरबीज होते हैं ना, वो रूरल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। वो फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फोकस करेंगे, वो इस तरह की चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे। उनका जो एरिया होता है ना, वो लिमिटेड रहता है, ठीक है। लिमिटेड रहता है, स्पेशल रहता है कि हाँ भाई, यहाँ पर हमने इनको ये रीज़न दे दिया, तो अब आपको इस रीज़न पर फोकस करना है आरआरबीज को। और इसको जो ओनरशिप होती है, इसमें जो ओनरशिप होती है आरआरबीज में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, या कोई स्पॉन्सर बैंक होते हैं आपके, उनकी होती है। और जो इसको रेगुलेटर होता है, ऐसा क्वेश्चन आया है, किसमें आया है? यूपीएससी में आ चुका है कि आरआरबीज को कौन रेगुलेट करता है। इवन पीसीएस में भी आया है। तो आरआरबी को देखो, इसका जो रेगुलेटर होता है तो आरबीआई ही है, लेकिन जो इसको सुपरवाइज्ड करता है वो करता है नाबार्ड, ठीक है। हम ये कहने लगे कि पहला फंक्शन ये है कि जो आरबीआई है अपना, वो देखेगा पहले इसको, नहीं, पहले वो नहीं देखता। अल्टीमेट उसका जो है आरबीआई इसका पापा होता है, लेकिन काम इसका सुपरवाइज करने का किसका होता है? नाबार्ड का होता है, ठीक है। और नाबार्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था हो जाती है जब हम यूपी के एग्जाम्स की बात करते हैं। रही बात कमर्शियल बैंक की, तो ये जो है हमारा, इसमें तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, पब्लिक प्राइवेट फॉरेन भी इसमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मतलब इसमें पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है, ओनरशिप इसकी हो सकती है। बाकी इसका जो कमर्शियल बैंक होता है कि प्रॉफिट इनको मैक्सिमाइजेशन करना है, कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये चीज़ इनकी होती है, ठीक है। तो मैंने ये आपका जो है यहाँ पर थोड़ा करा दिया। बाकी आपने इकोनॉमी के अंदर इनकी जो है डिफ्रेंशिएशन पढ़ाई होगा आपने, ठीक है। अब देखते हैं जी एलिजिबिलिटी। तो कौन इसमें जो है जमा कर सकता है? रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, भारतीय होना चाहिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, कंपनीज, गवर्नमेंट एंटिटीज, यानी कि निवासी भारतीय, एचयूएफ, ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, कंपनियां और सरकारी संस्थाएं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि जो इसकी डिपॉजिट लिमिट्स होती है वो कितनी होती है? मिनिमम देखो, मिनिमम कितनी होती है? 10 ग्राम आपको जो है गोल्ड आपका होना चाहिए, ठीक है। कॉइन भी कर सकते हैं, बार्स भी कर सकते हैं, ज्वेलरीज भी कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग स्टोन। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में आ जाए कि इसमें स्टोन भी इंक्लूड है, तो नहीं, स्टोन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिक्के हो सकते हैं, बार्स हो सकते हैं और ज्वेलरीज हो सकती है, ठीक है। और मिनिमम है इसका 10 ग्राम ऑफ रो गोल्ड, ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम लिमिट कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका योजना के घटक। अच्छा, अब देख रहे हैं इसकी योजना के घटक जो है 3 तरीके से है। कैसे है? पहले शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। इन तीनों को आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि इसमें जो है एक तो टेन्योर इसमें पूछ लेते हैं और इंटरेस्ट इसमें पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो शॉर्ट टर्म वाला है, पहले वो देखते हैं। शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट, इसमें जो है टेन्योर इसका 1 से 3 साल तक होता है। इंटरेस्ट रेट क्या करते हैं? बैंक ही तय करते हैं अपने आप से, ठीक है। मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट आ गया। अब इसका जो टेन्योर होता है वो 5 से 7 वर्ष तक का होता है। इंटरेस्ट रेट इसमें ब्याज दर 2.25
प्रति वर्ष हो जाएगा, ठीक है, पर ईयर हो जाएगा। अब लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जो है इसका 12 से 15 साल तक की अवधि होती है और ब्याज दर इसका 2.50 प्रति वर्ष हो जाता है, ठीक है। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है इसकी, जो हमारा करंट से रिलेटेड भी हो जाता है। नवीनतम अपडेट 2025 की क्या है कि मार्च 2025 से मध्यम और दीर्घकालिक सरकारी जमा MTGD और LTGD को, यानी कि मीडियम जो है अपना और लॉन्ग टर्म वाला जो है को बंद कर दिया गया है, ठीक है। और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड योजना भी 2025 में समाप्त हो चुकी है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना, जितने भी आगामी एग्जाम्स होंगे आपके उनमें ये आ सकती है चीज़ें। नेक्स्ट है आपकी दूसरी स्कीम हो गई है आज की हमारी, और ये है हमारी प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधीय परियोजना। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधीय परियोजना के बारे में देखेंगे तो 2008 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और इसका रिनेम कब हुआ था, 2015 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हुई थी। 2016 में फिर फाइनल नाम दिया जाता है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधीय परियोजना दिया जाता है, ठीक है। बाकी इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है हिंदी में, तो इम्प्लीमेंटेड बाय देख लेते हैं किसके द्वारा इम्प्लीमेंट क्रियान्वयन जो है इसकी संस्था कौन सी है, तो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसका उद्देश्य क्या है, समर्पित जन औषधि केंद्र को माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाई सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना, सस्ते दामों में उपलब्ध कराना दवाइयों को, ठीक है। और इसके लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं, ऑल सिटीजन स्पेशली पुअर एंड लोअर इनकम सेक्शन वाले, मतलब जो गरीब तबके के लोग होते हैं, और जो है सभी नागरिक जो है हमारे लाभ ले सकते हैं इस योजना का। मूल्य निर्धारण मॉडल क्या है, प्राइसिंग मॉडल क्या है, जेनेरिक मेडिसिन एट 50 to 90% लोअर कॉस्ट देन ब्रांडेड इक्विवेलेंट्स, मतलब जो हमारी दवाई होती है वो 50 से 90% तक हमको सस्ती मिल जाएगी, ठीक है, ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में। बाकी करंट स्टेटस क्या है इसका, जो कि हमारा फरवरी 2025 तक की बात थी कि टोटल जनौषधि केंद्र हमारे यहाँ पर कितने हैं, 15,057 हैं। ये हमको याद रखना है क्योंकि ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट का डाटा है। नेक्स्ट आपका है इसमें कि जो हमारे यहाँ पर मैंने बताया 15,057 कुल है, लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें तो अपना उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आ जाता है। ये आपको याद रखना है कि 3rd स्टार लगा ले क्योंकि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में भी 2,658 केंद्र देखने को मिल जाते हैं। केरला में आपको 1,528 केंद्र देखने को मिल जाते हैं, कर्नाटका में 1,425, तमिलनाडु में 1,363 है, ठीक है। तो अब जो है हम क्वेश्चन करेंगे, हमारी ऊपर की स्कीम सारी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए जी, तो पहला आज का क्वेश्चन होगा हमारा, जो हमारी है PMBJP योजना कब शुरू की गई थी, कब ये लॉन्च की गई थी, तो ये 2008 में लॉन्च की गई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2025 तक भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, ये मैंने अभी कराया है ऊपर, 15,057 केंद्र खोले जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा PMBJP योजना को लागू करने वाली संस्था कौन सी है, ठीक है, तो इसको लागू करने वाली संस्था कौन सी है, PMBI है, ये हमने ऊपर ही पढ़ा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा PMBJP योजना में किन उत्पादों को कम दरों पर बेचा जाता है, तो ब्रांडेड मेडिसिन को बेचा जाता है, अभी जो जेनरिक मेडिसिन को बेचा जाता है जो कि 50 to 90% है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा PMBJP योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाई उपलब्ध कराना है, ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अधिक जन औषधि केंद्रों वाला है, तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। कितना है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMBJP योजना में जेनरिक दवाई कितनी कम कीमत पर मिलती है, 50 से 90% की, ये मैंने अभी ऊपर ही कराया था, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMBJP योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसका क्रियान्वयन जो है PMBY द्वारा किया जाता है, इसका उद्देश्य गरीबों को मुफ्त इलाज देना है, तो देखो PMBY के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है पहले तो उन्होंने क्या पूछा है, विचार करना पूछा है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही ठीक है, ठीक है। यार मेरे को मुफ्त इलाज तो नहीं इसमें बोला है उन्होंने, 50 to 90% सस्ती मिल जाएगी ऐसा बोला है, ये मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो है 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा PMBJP योजना को पहले PMJ कहा गया है, हाँ तो ठीक है,
यह इस योजना के तहत केवल एलोपैथिक दवाई दी जाती है। योजना 2015 में अंतिम नाम से शुरू की गई थी। तो इसमें जो है केवल एक ठीक है, क्योंकि 2016 में इसका नाम चेंज किया गया था। 2016 में फाइनल इसका नाम बदला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम बीजेपी योजना के राज्यवार वितरण के बारे में कौन सा कथन सही है? केरल में 1528 केंद्र है, कर्नाटक में 1425 केंद्र है, तमिलनाडु में 1563 केंद्र है। तो तमिलनाडु वाला तो गलत है ना? हाँ जी, तो इसमें जो है दो सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो है शुरुआत 2015 में हुई थी, ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ने किस योजना को रिप्लेस किया था? तो गोल्ड डिपॉजिट स्कीम जो कि 1999 में थी, उसको रिप्लेस किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 से सरकार ने जीएमएस की किन दो कंपोनेंट को बंद कर दिया है? तो किन को? मिड टर्म वाले को किया है और लॉन्ग टर्म वाले को किया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीएमएस के तहत न्यूनतम कितना सोना जमा किया जा सकता है? तो न्यूनतम 10 ग्राम किया जा सकता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जीएमएस के तहत कौन निवेश नहीं कर सकता है? कौन एलिजिबल नहीं है? तो कौन नहीं है? आप एनआरआई नहीं है, बाकी म्यूचुअल फंड थे, रेजिडेंट इंडियन थे, एचयूएफ थे जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ट्रस्ट थे, ये सब थे, एनआरआई नहीं थे। ये हमने ऊपर ही पढ़ा था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में ब्याज दर कितनी होती है? 2.5% होती है, ये हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएमएस के तहत शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट की अवधि क्या है? तो 1 से 3 साल है, ये देखा था, ये भी हमने ऊपर ही स्कीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएमएस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और योजना में निवेश करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। यह योजना केवल व्यक्तिगत निवेशकों के लिए है। इसकी शुरुआत 15 सितंबर 2015 को हुई थी। तो इसमें जो है आपका पहला ठीक हो जाएगा और इसमें जो है थर्ड आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो कि यह योजना केवल व्यक्तिगत निवेशकों के लिए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीएमएस योजना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। योजना के तहत केवल ज्वेलरी स्वीकार की जा सकती है। देखो मैंने कहा था ना कि इस तरह के ऑप्शन बन के आ सकते हैं कि इसमें कॉइन होते हैं, बार्स होते हैं, ज्वेलरीज होती है, मैंने बताया था आपको। एसटीबीडी यानी कि जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, बैंक दर उसके बैंक उसका जो ब्याज दर है वो बैंक तय करते हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। पीएमजेडीवाई और जीएमएस दोनों 2015 में शुरू की गई थी। तो इसका जो आंसर है केवल दूसरा और तीसरा है, क्योंकि पहला तो हमारा गलत हो जाता है, उसमें जो है जो कॉइन्स वगैरह होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो मीडियम टर्म डिपॉजिट की ब्याज दर 2.25% होती है। जो रीजनल रूरल बैंक है उनके माध्यम से भी संचालित होती है। ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को भी 2025 में बंद कर दिया गया है। अच्छा, तो इसमें आपका पहला ठीक हो जाएगा स्टेटमेंट और इसमें आपका दूसरा थर्ड स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। ये मैंने आपको इतना बड़ा बताया था सारा कुछ स्टोरी। तो रीजनल रूरल बैंक का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो इसका ये वाला गलत हो गया ऑप्शन, तो दूसरा गया इसमें से। और कौन सा बचा? पहला बचा, ये वाला भी गया। तो फर्स्ट और थर्ड इसमें आपका आंसर है। तो आपकी ये स्कीम कंप्लीट हो गई और देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी कवर करा दिया है। होप कि आपको ये स्कीम भी यहाँ पर अच्छी लगी होंगी, मतलब आपकी क्लियर हो चुकी होंगी और क्वेश्चंस के थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी। बाकी आप जो है जो भी आपकी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, फीडबैक देना अपना। अच्छे से पढ़ते रहिए, आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।